रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी। उसमें कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पे ह्यूमंस का जेंडर क्यों दिया गया? नारी जो है वो प्रताड़ना के अधिकारी क्यों कही गई है? समानता से देखना चाहिए। विक्टिम कोई भी हो सकता है, विक्टिम पुरुष भी हो सकता है, विक्टिम ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। पुरुष को प्रताड़ित करने के ऊपर इतनी आवाज उठाती हैं। कौन सी ऐसे, अगर वो मुद्दों की बात की जाए तो कौन से ऐसे वो मुद्दे थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि भाई यू बीइंग अ फीमेल और आप पुरुषों के प्रति आवाज उठा रही हैं? अब मेरी फ्रेंड की माँ का कॉल आया। जो मेरा फ्रेंड है वो मेल फ्रेंड है, तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि बेटा कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, आपको मिलने की कोशिश की, आप लोग कोई मिलते नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि बेटा चलो कोई बात नहीं, आपने मेरी हेल्प नहीं करी, लेकिन अब ये मरने वाला है तो 2 आंसू टपकाने के लिए मत आना। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसको शायद एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। बरखा त्रेहन जी हमारे साथ हैं, जो कि पुरुष समाज की आवाज को उठाने के लिए बहुत जानी जाती हैं। सबसे पहले तो बरखा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और मैं अपने परिचय में बता दूं कि मैं बरखा त्रेहन, प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ, ये एनजीओ दिल्ली में काम करता है। सिर्फ दिल्ली में नहीं काम करता है, ये पूरे भारतवर्ष में, प्लस जो भारत के बाहर जो विदेश में हमारे लोग रह रहे हैं, एनआरआईज हैं, उन सब के लिए भी हम मदद देते हैं। और ये मदद जो है 24/7 है। हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर हमारे अलग अलग मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ लोग मुझे अप्रोच करते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, यहाँ पे सैकड़ों और करोड़ों लोग आ रहे हैं। लेकिन करोड़ों में बोल रही हूँ इसलिए कि क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, कोई एक दिन की नहीं है। लेकिन आप ये बिल्कुल ना समझ जाइएगा कि मैंने इतने लोगों की रोज मदद कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। ये नॉन फंडेड एनजीओ है जी, अभी तो बरखा जी मैंने सवाल पूछना शुरू नहीं किया, लेकिन क्योंकि आप मेंस राइट्स के बारे में बात करती हैं और हमारा जो भारत देश है, ये यहाँ मनुस्मृति के 3rd चैप्टर के 56 वर्स में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुरुष समाज यहाँ पे हमेशा से हावी तो रहा है, लेकिन वहीं पर यह भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, वहां देवता वास करते हैं। तो ऐसे समाज के अंदर पुरुषों का आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कही, ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह मानती भी हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा कहने का ढंग अलग है। मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, एक्शन स्पीक बेटर। तो जो रिस्पेक्टफुल, जिसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, पुरुष आयोग का क्यों जरूरी है? अगर महिला आयोग है इस देश में, पेड़ पौधों की सुनवाई हो रही है, कीड़ों की मकोड़ों की भी सुनवाई हो रही है, कुत्तों की भी सुनवाई हो रही है, तो आखिर पुरुष की सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही? और इसी वजह से सरकार से गुहार लगा रही हूं कि पुरुष आयोग का गठन सरकार करे। मेंस कमीशन फॉर्मेशन इज द डायर नीड। लेकिन जब तक सरकार नहीं बना रही है, आज से 7-8 साल पहले हमें ये बनाना पड़ा, क्योंकि वेल विशर्स ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए बरखा जी, तब जाके आपकी आवाज सुनी जाएगी। और हाँ, आवाज सुनी जा रही है। कोई डिबेट नहीं पूरा होता मेरे बगैर। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी जाती हूँ, मिलती हूँ, ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराती हूँ। जो सुसाइड की दर पुरुषों की बढ़ती जा रही है, 3 गुना हस्बैंड सुसाइड 2 साल पहले था। अभी अगर आप नीले ड्रम के कहर को, हत्याओं का, पुरुषों की जो हत्याएं हो रही हैं, अगर उसको भी काउंट कर ले तो 4 गुना हो गई है। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ सो रहे हैं, घोर निद्रा में हैं। हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जुडिशरी, थोड़े थोड़े दिनों बाद एक चिंता जता देती है। जुडिशरी भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो अन्य कोर्ट्स हों, वो चिंता जताते हैं कि 498 का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, लीगल टेररिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा 498 को, लेकिन आज तक भी बदलाव नहीं आया। ऐसे ही रेप के लिए भी अक्सर कोर्ट चिंता जताते हैं, क्योंकि फर्जी रेप के केसेस की बाढ़ आ रखी है।
बरखा जी, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं क्योंकि मैं इसको समझना चाहती हूँ। अ, अगर एक मेल है, मेल्स तो ज़ाहिर-सी बात है फिज़िकली भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं फीमेल से, और पुरुष प्रधान देश हमारा शुरुआत से है ही। यहाँ पे फीमेल्स को उनके राइट्स को लेकर के वो हमेशा से लड़ती रही हैं। तो ऐसे में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पे ये पुरुष प्रधान सोसाइटी को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात कि ये पुरुष प्रधान है, ये मिथ है। हुँ। इसको मैं कॉल कॉल आउट करती तो हूँ। क्या इसमें पुरुष अपनी रक्षा नहीं कर सकते? पुरुष अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हुँ। तभी जैसी एक बहन को सामने आना पड़ा, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का सीधा साधा, आप देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हुँ। अक्सर मुझसे पूछा जाता है व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं ये बोलती हूँ, अ वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग अबाउट मेल राइट्स, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज वुमन एम्पावरमेंट। व्हाट मोर वुमन एम्पावरमेंट यू नीड। दूसरी बात, महिला पुरुष में मैं समाज को नहीं बांट सकती। मेन आर ह्यूमन टू। हम सब पहले ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो अगर इनजस्टिस मेरी बहन के साथ हो रही है, वो भी गलत है, मैं उसके लिए भी आवाज उठाऊंगी। लेकिन जब मुझे दिख रही है कि पुरुष भाई ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, अगर मैंने आपको एनसीआरबी का डेटा अभी बताया है, तो अब देखिए, अगर ये बद से बदतर हो जा रहा है, डेटा जो है भयावह है, और ये दिन प्रतिदिन और बदतर होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है मेल सुसाइड, और अभी भी हम चुप रहे, इनजस्टिस होने दे बेटों के साथ, तो वो बहुत गलत है। हम सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि न्याय सबको मिले, बेटी हो या बेटा। और वही एक सुदृढ़ देश के लिए बहुत जरूरी है। हम एक इकोनॉमी हमारी बहुत ग्रो कर रही है, हम ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं हर जगह करते हैं, लेकिन जब फर्जी केसेस होंगे, जब लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग रहेंगे, 6 करोड़ केसेस ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, और मैरिटल डिस्कॉर्ड के केसेस सबसे ज्यादा हैं कोर्ट्स में, ओवरबर्डन्ड हैं। तो आप सोचिए कि कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। जब लड़के के ऊपर फर्जी केस होगा, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो घर नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो कोई और चीज नहीं, उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जब वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी, आप सोचिए। लेकिन बरखा जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, उसमें कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हर चीज का जेंडर नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ह्यूमंस का जेंडर क्यों दिया गया है? नारी नारी जो है वो प्रताड़ना की अधिकारी क्यों कही गई है? तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन शुरुआत से तब से चलता आ रहा है। देखिए, जो पहले चीजें गलत हुई हैं, तो 2 wrongs don't make one right, वो गलत था। और आज के समय में जो हो रहा है, जो ताड़ना हो रही है, वो पुरुष की हो रही है, वो भी गलत है। मैं तो सबके लिए बात कर रही हूँ, ना ही महिला, कि सबके लिए बराबरी का दर्जा होना चाहिए, इक्वालिटी इन रियल सेंस। और अगर हम कानून बना रहे हैं महिलाओं के लिए, तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? और सब सेम पटल पे होने चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर। मैं थर्ड जेंडर को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, कि सभी को समानता से देखना चाहिए। विक्टिम कोई भी हो सकता है, विक्टिम पुरुष भी हो सकता है, विक्टिम ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो अगर वो इंडियन सिटीजन है, तो उसे ऐसा क्यों महसूस कराया जाए कि तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है, तुम्हारे लिए कोई दरवाजा नहीं है। आज पुरुषों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। मैं जब मेनका गांधी जी से बहुत सालों पहले मिलने गई थी, जब वो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री हेड कर रही थी, तब मैंने उन्हें बोला कि हैरेस्ड हस्बैंड के इतने सारे कॉल्स आपको आते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हमें पूरे दिन आते रहते, और हम उन्हें ये कहते कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और उस हैरिस हस्बैंड के जो कॉल्स आते थे, उसमें माएँ और बहनें भी होती थी, अच्छा, महिलाएं भी होती थी, मतलब जो हस्बैंड है उसकी उसकी माँ और बहनें, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती। तो ये ना तो वुमन एम्पावरमेंट है, क्योंकि 1:2 का रेशियो। अगर एक बहू कंप्लेंट फाइल करा रही है, या एक गर्लफ्रेंड कंप्लेंट फाइल करा रही है, तो पुरुष के घर में 2 महिलाएं तो एटलीस्ट है ही, बहन और माँ, और इन मेनी केसेस डॉटर भी। तो आप 3 महिलाएं प्रताड़ित हो रही, 3 महिलाएं कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में जा रही हैं, अपना कीमती समय पूरा परिवार का बर्बाद हो रहा है, और थक हार के टूटा हुआ परिवार क्या करेगा? आप बताइए, इस सोसाइटी के लिए टूटा हुआ परिवार क्या कर सकता है? बरखा जी, इक्वालिटी की बात समझते हैं। इक्वालिटी आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि आज के टाइम में हम यहाँ पे इक्वालिटी हर चीज़ में
फेमिनिस्ट जो होते हैं वो तो हर चीज़ में इक्वालिटी की बात करते हैं, वहीं पे मेल शोविनिस्ट भी हैं। इसको मैं बाद में समझूंगी, लेकिन हम इक्वालिटी की सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ जहाँ औरत भी कमाने जा रही है, आदमी भी कमाने जा रहा है। आपके हिसाब से क्या इसके डेफिनेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इक्वालिटी अगर रियल सेंस में अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सुनवाई सबकी बराबर होनी चाहिए, जिससे कि स्थिति को बेहतर किया जाए, एक बैलेंस क्रिएट किया जाए सोसाइटी में। दूसरी बात, अगर महिलाओं को लगता है कि शादी के बाद हमें प्रेशर बहुत रहेगा, हम इंडिपेंडेंट लाइफ जैसे पहले जी रहे थे नहीं जी पा रहे, मॉडर्न वुमन की मैं सोच बता रही हूँ, तो आप कृपया शादी ना करें। सबसे बढ़िया बात होगी आप इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करें, क्योंकि शादी के बाद, विवाह के बाद आपको प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आएगा ही, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप इतने मेच्योर नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके और उसके बाद आप इसमें एंटर होते हैं, तो आपको बहुत अक्सर मैरिटल डिस्कॉर्ड के केसेस ही आते हैं हमारे पास। और मैं हमेशा उनको ये बताती हूँ कि शादी से पहले आप डिस्कस करिए, दोनों मिलिए, चाहे वो गांव में हो रही हो शादी, चाहे वो शहर में हो रही है, कहीं भी हो रही है, आप दोनों मिलिए और आपस में डिस्कस करिए। अभी हाल में ही तो पास्ट को डिस्कस करिए, टेबल पे दोनों क्या लेके आने वाले हैं उसको डिस्कस करिए। लड़कियां जो चाहती हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे पास रहे, जो वो हमेशा उनकी शिकायत होती कि टाइम नहीं देता, बॉयफ्रेंड भी टाइम नहीं देता, हस्बैंड भी टाइम नहीं देता, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हस्बैंड को बोलो, या तो हाउस हस्बैंड बनने के लिए तैयारी करो, एक मेट्रियार्कल सोसाइटी तैयार करो, या फिर उसे बोलो कि मैं जॉब कर रही हूँ, आई विल अर्न, तुम हल्की जॉब ले लो। ये नहीं कह रहे कि ना करो, क्योंकि दोनों कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, तो तुम हल्की जॉब ले लो ना, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, तुम थोड़ा घर भी देख लो, बच्चों को भी देख लो। तुम अब जो बड़ी बड़ी हैं डॉक्टर, सीईओ, साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े, और आज हर जगह पे लड़की है, आप बताइए, उनकी परफॉर्मेंस तो रॉकेट शूटिंग हाई है लड़कियों की, बहुत शार्प है, बहुत ब्रिलियंट है हमारी लड़कियां। लेकिन सीईओ लड़की, बड़ी डॉक्टर लड़की, या साइंटिस्ट, या एक्ट्रेस, कितनी आपने देखे किसी रिक्शे वाले से शादी कर लें, या किसी ऐसे लड़के से शादी कर लें जिसकी आय ज्यादा ना हो, जो गरीब परिवार से हो। ऐसी कितनी लड़कियां हैं, क्या आप मुझे कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं? आपने बॉलीवुड की बात की, एक्ट्रेसेस की बात की। अक्सर अक्सर क्या ये हमेशा शुरुआत से होता आया है, हमेशा एक्टर्स के कंपैरेटिवली एक्ट्रेसेस को कम पे मिलता है, उनका जो जितना वो कोट करती हैं उससे कम ही दिया जाता है। वहीं पर जो मेल एक्टर्स होते हैं उनका जो एक अपना वर्किंग स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, वहीं पे एज़ कम्पेयर टू फीमेल एक्टर्स उनका वर्किंग स्पैन कम होता है। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर भी जो मेल सोसाइटी है वो डोमिनेट कर रही है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी, देखिए ना, खान बूढ़े ही नहीं होते, हाँ, लेकिन और फिर पैसा यहाँ भी तो कम दे रहे हैं, मैं काम वही नहीं कर रहे, काम पैसा भी भी कम, कम दे रहे पैसा हैं। भी कम, तो उसके लिए तो मैं यही कह सकती हूँ कि जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो इसके ऊपर एक बात रखें अपनी और इसमें चेंज लेके आए। मैं भी एक चेंज मेकर हूँ, मैं उन्हें ज्वाइन करूंगी इस चेंज में कि आप काम ही ना करें जब तक आपकी पे ना बढ़ाई जाए या उतना ना दिया जाए। और रही बात जो आपने ड्यूरेशन की बात करी, उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई शादी कर लेती हैं, कई अब्रॉड में सेटल हो जाती हैं, कई ये सोचती हैं कि हमारा उतना एनर्जी लेवल नहीं रह गया, या कई बिग बॉस शो में बैठना शुरू कर देती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, रियलिटी शोज में आना शुरू कर देती है, मतलब उनके चेंज हो जाती है थॉट। तो ये अपना पर्सनल ओपिनियन है उनका कि वो आगे क्या करना चाहती है, या उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि वो अब लाइफ में रिलैक्स करना चाहती हैं। ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं बहुत सिक्योर्ड और बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहती हैं, तो वो भी एक रीजन है। लेकिन हाँ, जो पे उन्हें कम मिल रही है एक्टर, मेल एक्टर्स, उसमें उनको जरूर सोचना चाहिए, एक इनको ज्वाइन करना चाहिए हैंड सारी एक्ट्रेसेस को, एंड दे शुड नॉट सरेंडर कि कम में नहीं काम करेंगे भाई, जब वो तब जब मिलेगी ही नहीं कम में तो कैसे होगा। ठीक है, आप क्योंकि पुरुष आयोग चलाती हैं और ऐसे में कुछ केसेस में आपसे समझना चाहती हूँ कि आप पुरुष को प्रताड़ित करने के ऊपर इतनी आवाज उठाती हैं। कौन सी ऐसे, अगर वो मुद्दों की बात की जाए तो कौन से ऐसे वो मुद्दे थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि भाई यू बीइंग अ फीमेल और आप पुरुषों के प्रति आवाज उठा रही हैं? सी भावना, आई वॉज अ ग्रेट फेमिनिस्ट अराउंड 14 years back, 13-14 years back, and I was to never believe कि किसी लड़की के साथ कुछ
झूठ बोल सकती है वो, मतलब उसके साथ गलत होगा तभी वो बोलेगी कि गलत हो रहा है। अच्छा। और उस टाइम पे मतलब? मेरे मतलब रेप केस डाल दिया या कोई भी केस डाल दिया गलत, मेरे साथ बहुत ही घिनौना अपराध हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर किसी के साथ रेप हुआ है, तो वो उसको कैसे जस्टिफाई करेगी? नहीं, नहीं, हाँ। जो लड़की ने अगर मैं ये सोचती थी कि जो लड़की ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर उसने कहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है या मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या मेरे साथ कुछ भी प्रताड़ना हुई है, तो वो 100% सही, वो क्योंकि है। लड़की तो कभी झूठ ही नहीं बोल सकती। अच्छा। मेरे दिमाग में था लड़कियाँ, क्योंकि मैं ठीक भी एक है। लड़की हूँ, सारी लड़कियाँ बिल्कुल सच बोलती हैं, इस इतने घिनौने अपराधों के लिए तो नहीं बोलेंगे, छोटा-मोटा झूठ तो सब बोलते हैं। तो तभी मेरी एक बहुत ही प्रिय मित्र की फैमिली से मुझे कॉल्स आ रहे थे, जो कि मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, झूठ है ये सब। एक दिन सर्दी की रात थी, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, और एक रात को माँ का कॉल आया। मेरे फ्रेंड की माँ माँ का कॉल आया, जो मेरा फ्रेंड है वो मेल फ्रेंड है। तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि बेटा कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, आपको मिलने की कोशिश की, आप लोग कोई मिलते नहीं हो। और चूँकि मेरा बहुत हेल्पिंग नेचर था, मैं बचपन से ही बहुत ही, कभी व्हीलचेयर दे दो किसी को, कभी दवाइयाँ मुहैया करा दो, कभी कोई भी प्रॉब्लम में, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही सिखाया था कि हेल्प करनी है बेटा, वही मंत्र है आपकी लाइफ का। तो उनको लगा कि यही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थी, यही नहीं आगे आ रही तो बाकी किसी ने क्या मदद करनी है। तो उन्होंने बोला कि बेटा चलो कोई बात नहीं, आपने मेरी हेल्प नहीं करी, लेकिन अब ये मरने वाला है तो 2 आँसू टपकाने के लिए मत आना घर। वो दैट वाज़ द ट्रिगर पॉइंट। Next day, early in the morning, I decided, no, that I have to meet them at least. I won't do anything, but I have to meet them. When I went to meet them, तब उन्होंने बहुत एविडेंसेस दिखाए, बहुत कुछ बताया। मैंने अपने दोस्त को देखा, वो तो बिल्कुल मरने की हालत पे एक कोने में बैठा हुआ था, मतलब उसका सिर भी नहीं नीचे गिरा हुआ और बिल्कुल मरने की हालत में था। फिर मैंने, उनकी माँ ने, बहन ने, उनके पिताजी ने बहुत कुछ बताया। मैंने उसे गौर से समझा। दैट वाज़ द ट्रिगर पॉइंट व्हेन आई केम टू नो मैनी, जो सच्चाइयाँ थी जिसके बारे में पता, एंड स्टार्टेड वर्किंग। फिर तो इस केस पे हमने काम किया, उस लड़के को हमने पूरे ने सबने मिल करके सुसाइडल टेंडेंसीज से बाहर निकाला। आप यकीन नहीं मानोगे, माँ ने ये तक बताया कि जब बेटा अंदर टॉयलेट के लिए भी, वॉशरूम में भी जाता था, तो माँ बाहर खड़ी रहती थी। अगर 4-5 मिनट हो जाते थे तो वो कहती थी, बाबू, बाबू तुम ठीक हो? बाबू, उनको ये था कि अंदर ये मर-वर ना जाए। और उन्हें बोला जाता, देन उनको सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर निकाला। केस वाज़ ऑनगोइंग, कोर्ट में आपको सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि हुआ क्या हाँ, था? फिर उसके बाद उसको कुवैत कोर्ट से काफ़ी रिलीफ मिला, और उसके बाद नाउ दे डोंट, दे एक्चुअली पड़ोसी लोग इतना तंग करते हैं, फैमिली मेंबर्स बार-बार वही चीज़ याद दिलाते हैं कि वो रेप केस का क्या हुआ। तो नाउ दे हैव लेफ्ट इंडिया, नाउ दे आर नॉट, नो मोर इन इंडिया। एंड सिर्फ इसी का केस नहीं, सादत अली जिसे 22 थप्पड़ पड़े थे, आपको याद होगा, लखनऊ की रेड लाइट पर सादत अली नाम का लड़का था, जिसका कोई कारण नहीं था, वो तो कैब ड्राइवर था, लेकिन लड़की ने उसे गुस्से में आके 22 थप्पड़ जड़ दिए थे, और वो पेशेंटली 22 थप्पड़ खाता रहा। मैंने जब उससे डे 1 पे पूछा कि भाई तू 22 थप्पड़ क्यों खा रहा था, तो उसने बोला मेरी माँ ने तालीम दी थी कि किसी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये मुझे क्यों मार रही है, लेकिन मुझे कोई बता दो। तो उसने आज तक पे खड़े होके बोला कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, अगर मुझे बता तो दो कि मेरा कोई कसूर नहीं, तो मुझे क्यों, मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित। उसे जेल, उसे ले गए थे पुलिस वाले पकड़ के, उसके भाई लोग आए छुटाने के लिए, उन्हें भी उन्होंने बंद कर दिया लॉकअप में। तो फिर उसने बोला कि आप इसे, लड़की को अरेस्ट करिए, सारा कसूर तो लड़की का था। तो मैं आपको बता दूं, बीच में तो बहुत कुछ हुआ। आपको पता है कोर्ट में तो सिर्फ परेशानी, और पुलिस स्टेशन में हैरेसमेंट होता है, लेकिन आज वो लड़का इतना मजबूर हो गया, वो भारत छोड़ करके यूएई कंट्रीज में चला गया, अब वो यहाँ नहीं रहता। तो कितने पुरुष यहाँ से बाहर सेटल हो जाए, अब बहुत मुश्किल है बाहर सेटल होना। वो मुस्लिम लड़का सादत अली एक कैब ड्राइवर था, और उसके लिए बाहर जाके सेटल होना इतना आसान नहीं रहा होगा। अब ये सोचिए कि कैसे वो गया होगा।